Yes, my dear students, most welcome to my YouTube channel class. हालांकि मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे रूबरू नहीं हो पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मैं बेहतरीन पढ़ाऊँगा। कहीं भी अगर कोई डाउट्स है तो उसे डिस्पेल करूँगा और आपसे मैं हमेशा कांटेक्ट में बना रहूँगा। ये हमारी ख्वाहिश है। मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे लेक्चर को अटेंड करने के बाद जिस टॉपिक को भी मैं पढ़ाता हूँ उसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। फिर आप किसी भी बुक से या किसी भी मटेरियल से कोई भी पॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और अल्टीमेटली यू आर ए विनर। कहने का मतलब ये है आप घर बैठे बेहतरीन पढ़ाई पढ़ें। चलिए इस कड़ी में एक कड़ी और मैं जोड़ देता हूँ, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस लॉ रियली एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी क्या यूजेज हो सकती है। तो गॉस लॉ के बेहतरीन यूज दो होते हैं। क्या एक होते हैं? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, लेकिन गॉस लॉ उसकी बहुत ही इजी अप्रोच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम करता है। तो पहला आपको मैंने क्या बताया कि जैसे भी जिस रूप में भी कुछ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए होंगे स्पेस में, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जा सकता है। पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन ए डिफरेंट सर्फेसेस ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कई बॉडीज हैं और एक दूसरे के करीब हैं तो सतह चार्ज एक दूसरे पर इंड्यूस्ड होने लगता है और उस इंडक्शन चार्ज का कैलकुलेशंस करने के लिए गॉस लॉ की प्रयोग होती है। तो दूसरा हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास एक प्लेट है, उस पर मैंने कुछ चार्ज दिया, उसके सामने मैंने दूसरा प्लेट ले आया, तो क्या उसके किसी सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसके दूसरे सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्या नेट चार्ज में भी कोई फर्क आएगा, इन सभी बातों की जानकारी गॉस लॉ के द्वारा मिलता है। चलिए मैं पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आ जाएगी व्हाट इज गॉस लॉ। ये क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। व्हाट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी है, इसलिए यहां पर लिखना जरूरी है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट में चलता हूं। सबसे पहले मैं ये देना चाहूंगा स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। आइए बहुत शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू a closed surface is equal to charge enclosed by closed surface divided by permittivity of a vacuum. Permittivity of vacuum. Obviously, it is called epsilon naught. Epsilon naught. ये इसका स्टेटमेंट हो गया। मैथमेटिकली क्या कहता है? द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? फ्लक्स नेट, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स इक्वल टू क्या कहता है? थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द। अब हम फ्लक्स की दो फ्लक्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैट्स के होते हैं, एक मैग्नेटिज्म के होते हैं, इसलिए मैंने फ्लक्स इन लिखा। और इसका दूसरा प्रारूप भी होता है, फ्लक्स के लिए होता है। जैसे कि हम आपको टोटल कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाए थे, तो ये क्या हो जाएगा क्लोज सरफेस के लिए E डॉट डी ए
This is called integration and this is called circulation or enclosed surface. This must be equal to Q enclosure by epsilon naught. ये भी हम स्टेटमेंट को दे सकते हैं. अब आइए यहाँ पर E क्या है, dA क्या है, Q enclosure है, एप्सिलॉन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें फिजिकल वैल्यू से शो करता है. लेट अस कंसीडर इट इज ए हॉलो स्फीयर. I do consider this is a hollow sphere and it has many charges. Let us suppose Q1, Q2, Q3, Q4 and like that other charges. Let us suppose Q5 भी आते हैं. Maybe positive और negative, उससे कोई मतलब नहीं. Maybe negative also. ये क्या है? आपके पास closed surface. This is the closed surface. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पर निकालना है ये आपको तय करेंगे. तो जहां पर आप क्लोज सरफेस कीजिएगा वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस ही से ले लेंगे. दिस इज इमेजिनरी. इमेजिनरी का मतलब हो गया गॉसियन. हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय उसको ऐसे उपाय से घेरेंगे कि जिस जगह पर हमें फील्ड निकालना है उसके ये टच करता हुआ चला जाए. तो ऑब्वियसली P इज ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड. इस चीजों में आ जाइए. P क्या है? पॉइंट. कौन सी पॉइंट? वेयर फील्ड इज रिक्वायर्ड. ये बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया. ये फील्ड निकालना, कौन सी फील्ड निकालना है? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड हो गया. अब आइए दो चार्ज आप देख सकते हैं. यहां पर आप क्या देख सकते हैं? Q1, Q2 एंड Q3 आर कॉल्ड इनक्लोज चार्ज. इनक्लोज चार्ज. और एक आप चार्ज की ग्रुप और भी देख रहे होंगे इसी फिगर में. Q5, Q4 एंड माइनस Q5 आर आउटसाइड चार्ज. यस. अब यहां पर दोनों चार्ज का महत्व है. ये जो Q इनक्लोजर देख रहे हैं, ये Q इन जो देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनक्लोज चार्ज. तो आप इलस्ट्रेटिव काफी अच्छे से हो गया कि इनक्लोज चार्ज का मतलब हो गया अंदर वाले. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो ये किसके कारण दिया हुआ? एक सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैं ये मान के चलूं कि ये सिर्फ इनक्लोजर चार्ज के कारण है या केवल आउट चार्ज के कारण है या सारे चार्ज के कारण है? कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी जगह पर. मान लीजिए हमने इस P पॉइंट पर लिया तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट. अब ऑल चार्जेस प्रेजेंट मे बी इनसाइड और आउटसाइड. मे बी इनसाइड और आउटसाइड. अब यहां पर कोई डाउट की जगह नहीं रह गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस हो गया. यहां पर स्पष्ट रूप से मैंने इंफेसिस दे के दिया है कि ऑल द चार्जेस प्रेजेंट हो गया. तो ये ले. अब बाकी बच गया डीए. क्या है? ये स्मॉल एरिया देखते हैं आप. ये डी आ जाइए. डीए. डीए इज द स्मॉल एरिया. किसकी स्मॉल एरिया? ऑफ गॉसियन सरफेस. गॉसियन इमेजिनरी सरफेस. जो आप इमेजिनरी सरफेस बनाइएगा उसका ये स्मॉल एरिया हो जाएगा. और जब मैं इसके इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एरिया हो जाएगा. अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों के बीच में लिखते हैं. दिस इज द डॉट प्रोडक्ट हो गया. और अगर आप डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो इस दोनों में एक एंगल भी आ जाएगा. ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा. आप इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस साइन? दिस इज द इंटीग्रेशन. साइन का आपका मतलब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन. और इस पे अगर आप इस तरह से देते हैं तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस. ऑब्वियसली जो ये आपके पास सर्कल टाइप का देख रहे हैं इंटीग्रेशंस के ऊपर, इसको क्या पढ़ेंगे? इनक्लोज सरफेस हो जाएगा. तो यहां पर स्टेटमेंट क्लियर हो गया. इसका क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण? आप यहां पर जो इतने सारे आप देख रहे हैं इससे फ्लक्स निकल रहा है. कैसे फ्लक्स निकल रहा है? कुछ इधर निकला, कुछ इधर निकला, कुछ इधर निकला, कुछ इधर निकला. बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस निकल रहे हैं. तो व्हाट इज द फ्लक्स? ये आपके पास हो जाएंगे. दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो आपके पास देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण होता है? जो फ्लक्स ले रहे हैं हम लोग होते हैं अंदर के चार्ज के कारण. ये अच्छी बात समझ में आ गया? स्पष्ट रूप से समझ लीजिए. फ्लक्स किसके कारण होते हैं? क्लोज चार्ज के कारण. और फील्ड किसके कारण होते हैं? जितने भी प्रेजेंट चार्ज हैं
गॉसियन सरफेस के आसपास, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड है, सबके कारण होता है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब बारी आ गया इसकी यूज की। एप्लीकेशन पहला क्या निकालते हुए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge, a positive point charge. Find the electric field due to the positive point charge at a distance, at a given distance. At a given distance. तो ये क्या मतलब हो गया आपके पास, ये देखिए, लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए चार्ज कैपिटल Q एंड दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट देता हूँ, लेट अस कॉल P पॉइंट, और मैं कहता हूँ इससे पॉइंट चार्ज से इसकी दूरी स्मॉल r है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट। आप क्या कीजिएगा, मेक ए गॉसियन सरफेस, पहला स्टेटमेंट आप लिखिएगा आप एग्जाम में, मेक ए गॉसियन सरफेस, Gaussian surface, that is the imaginary closed curve। क्या होते हैं Gaussian surface? Imaginary closed symmetrical curve, symmetry में बनाएंगे, symmetrical curve passing through a given point where field is required। आप उस जगह से पास कर दीजिए जहां से फील्ड रिक्वायर्ड होना। कैसे मारेंगे, इसको आप ऐसे ले, थोड़ा छोटा कीजिए, और आप इसको मान लीजिए उतना ही दूरी इधर भी आ जाएगी। अब आप इसके एक स्फीयर बनाइए, ये P पॉइंट हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। सपोज दिस इज ए P पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया, गॉसियन इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन इमेजिनरी सरफेस। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, एक आप छोटे से पोर्शंस को लीजिए, वेरी स्मॉल एरिया, सो कॉल्ड DA, या आपने एक छोटे से स्मॉल एरिया DA। नाउ व्हाट इज इट्स वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लेन इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। तो दिस इज द वेक्टर एरिया का मैंने यूनिट फिगर दिया, तो दिस इज द वेरी स्मॉल एरिया, और इस पॉइंट चार्ज से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली अवे, तो दिस इज द अनदर R वेक्टर। व्हाट इज द R वेक्टर, दिस शोज द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप नाम दे दीजिए E, लेकिन E का कौन सा वेक्टर है, रेडियली अवे हो गया। एक तो मैंने DA दिया, DA का भी वेक्टर किधर है, अगर आप DA को भी वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो और भी बेहतर है। DA का भी R यूनिट वेक्टर है, E का भी यूनिट वेक्टर R है, और DA का भी यूनिट वेक्टर R है, तो आपने दोनों को क्या देखा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बेहतरीन हो गया, यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं आता है। नाउ अब आपके पास फॉर्मेट में क्या लेना है यहाँ पर, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या फ्लक्स लेना है, आप यहाँ पर आ जाइए। व्हाट इज द फ्लक्स, क्या कहता है फ्लक्स, Q इनक्लोजर बाय एप्सिलॉन नॉट, आ जाइए यहाँ पर। E डॉट DA, जो मैंने इक्वेशन लिखाया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, Q इनक्लोजर कितना चार्ज बंद है, एक बड़ा सा चार्ज Q है, एंड एप्सिलॉन नॉट हो गया। आइए वेक्टर्स, इसको भी एनालाइज कर ले। E that is simple DA, and what is the angle between E and A, R is the unit vector, R is the unit vector, both का आ गया, तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, cos 0, Q इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट, आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन E DA है, E कांस्टेंट हो गया ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, cos थीटा 1 है, DA को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है R, मतलब पूरे सरफेस एरिया का 4 पाई R स्क्वायर। तो DA इक्वल टू DA का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, DA का इंटीग्रेशन करेंगे स्मॉल एरिया को और पूरे सरफेस पर एरिया ले लेंगे, तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द Q एंड दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द E, E इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर इट इज R स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द स्केलर। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहते हैं, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, कैसे, Q
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में देंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर दे दीजिए, रेडियल यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज दिस, रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला जाएगा, इसके लिए रेडियल डायरेक्शन ये, इसलिए हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। तो एक बेहतरीन आ गया, और गॉस लॉ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन पॉइंट चार्ज आ गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए hollow sphere, hollow conducting sphere, और इसी का नाम क्या हो सकता है, सेल, विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो आपका ये डेरिवेशनल एस्पेक्ट हो गया, और आपको क्या निकालना रहेगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, या आंसर्स पर आइए। आपके पास क्या बताया जा रहा है कि दिस इज द सेल, ये आपके सेल है। मैं इसकी थिकनेस को भी थोड़ा दे देता हूं, बट थिकनेस इज नॉट कंसीडर्ड, ये आपको ये नहीं कंसीडर करना है। आप इसकी रेडियस मान लीजिए, दिस इज द रेडियस आर, एंड ऑब्वियसली दिस इज द सेंटर ओ। कहता है इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर इनसाइड चार्ज नहीं हो सकता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में। तो सारा के सारा चार्ज क्या है, यहाँ पर देयर इज नो इनसाइड, किसी पर भी चार्ज नहीं है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें आपके कई केस आएंगे। केस 1 आपको इस पर निकालना पड़ेगा। कौन सा केस 1 कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई निकालना रहेगा। किस केस के लिए, आर इज ग्रेटर देन आर। इसका मतलब क्या हो गया, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। तो वो पॉइंट पी है, कहां पर हो जाएगा, आउटसाइड द सेल। तो आप आ जाएंगे, इसके लिए करना क्या, इसका पहले केस कर लीजिए, ई निकालना है, आर इज ए ग्रेटर देन। तो यहाँ पर एक पॉइंट पी हो गया, और ये डिस्टेंस को मिला दीजिए। तो ये डिस्टेंस से ये दूरी जो हो गया, सर्टेनली आर इज ए ग्रेटर देन आर हो गया। अब यहाँ से एक गॉसियन सरफेस देखिए मैं बना रहा हूँ, मैंने बना दिया गॉसियन सरफेस, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए क्या ध्यान दिया जाता है कि सिमेट्रिकली बनाना चाहिए, और वो उस पॉइंट से जरूर पास कर जाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है। मैंने उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए, तो P क्या है बच्चे लोग, P इज द पॉइंट है वेयर फील्ड इज रिक्वायर्ड, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब आ जाते हैं बेहतर, हम लोग को क्या करना है, करना क्या है, सब कुछ तो वही है जिसमें हम लोग बार बार करते हैं। एक छोटा सा एरिया ले लिए। Now this area is called dA, and as usual this is the radial direction r। dA का डायरेक्शन क्या है, r। चलिए बेहतरीन है। अरे भाई किसी भी कंडक्टिंग है, आपके पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सेल भी कह सकते हैं, हॉलो सेल भी कह सकते हैं, मतलब हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग भी कह सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, और उसकी भी यूनिट वेक्टर r ही है, मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अप्लाई कर दीजिए गॉसियन रूल्स का, अप्लाई गॉस रूल। चलिए बेहतरीन है, अप्लाई गॉस लॉ। जैसे ही बच्चे लोग आप अप्लाई करते हैं तो आप क्या देते हैं, ई डॉट डी ए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजर इनक्लोजर करेंगे। अब आप क्या दीजिएगा, चार्ज इनक्लोज्ड। तो आप देख सकते हैं चार्ज इन, पहले तो आप लिख ही दीजिए, इसका बेसिक रूल लिखना चाहिए। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर लिखिए, ई डॉट डी ए, बल्कि आप इसमें कॉस 0 डिग्री भी लगा दीजिए डॉट प्रोडक्ट के लिए। क्यू इनक्लोजर कितना है, सारा चार्ज लॉग है, तो दिस इज ए क्यू एंड एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डी ए का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू एप्सिलॉन नॉट। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ऑब्वियसली आर स्क्वायर। सो इन दिस केस में आप स्पष्ट रूप से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन पॉइंट। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो वो भी बेहतरीन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में आप क्या कीजिएगा, आर यूनिट वेक्टर। आप गलती से भी इसको वेक्टर मत दे दीजिएगा, तब आपको वेक्टर दीजिएगा तो इसे क्यों करना पड़ेगा, ये बेहतरीन है। क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि आर यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर बाई आर। तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई ऐसे भी लिख सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यू दे सकता है और तब वेक्टर आर दे सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही मतलब है। कभी कभी लोग चौंक जाते हैं कि सर आर क्यू क्यों लिख दिया। गलती नहीं है बेटा, यहाँ वेक्टर लिखेंगे तो ये वेक्टर का मतलब आर हो गया, आर से आर क्यू कटेगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमारा। अब की बार क्या रहेगा, इनसाइड, उसके बाद रहेगा सरफेस पर। चलिए एक बात और भी मानते हैं, अब अगर ये सरफेस पर आ जाता तो क्या होता, तो केस 2 ले लीजिए। मैं इस पर भी गौर कर लूँ, कब की बात कर रहे हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज ऑन सरफेस। कौन सी सरफेस, आउटर, क्योंकि सारे चार्ज आउटर पर ही रहते हैं, इसलिए आउटर पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। चलिए इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आर के जगह पर, स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर हो जाएगा, क्यू इनक्लोजर के जगह पर कैपिटल क्यू, एंड दिस इज आर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इट इज आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सतह पर है। आर इज इक्वल टू आर क्या मतलब हो गया, ऑन द सरफेस। तो पॉइंट, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट सरफेस। अब लास्ट केस का हम लोग एनालाइज करें। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट केस में मैं आपको कहां पर एनालाइज करने का रहा हूं, वेरी सिंपल, स्मॉल आर इज लेस देन आर, दैट इज इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल, यहां पर आपको हम थोड़ा सा पकड़ लिए कि आप इनसाइड रखिएगा। अब आपको क्या करना, मैं इसमें इनसाइड बनाता हूं, देखिए आपका इनसाइड क्या होता है। अब आप यहां पर, मतलब पी पॉइंट आपका यहां पर, ये पी पॉइंट हो गया, यहां पर लेना। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, वो तो इस साइड जा रहा है, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक ही फील्ड नहीं है। तो चलिए जरा से इसको भी करके देखें। गॉस लॉ को अप्लाई कीजिए, रूल के मुताबिक लिखिए, जो रूल्स कहता है उसको लिखिए, उसमें मत चूकिए। इक्वल टू क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दीजिए, एरिया लेंगे तो क्या दे देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनक्लोजर 0 है और ये एप्सिलॉन नॉट है। क्यों भैया, आप देख सकते हैं चार्ज तो यहाँ पर है, इसके अंदर कितना चार्ज है, वो तो 0 है। इसका मतलब ई क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इट इज आर, ऑब्वियसली 0। So there is a no electric field inside the cell. Very important and convincing argument. There is a no electric field. There is no electric field inside cell. Spherical cell. Next. अब भैया हम लोगों को ये सोचना है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कि भैया हम कैसे पता चले कि फिगर देके, ग्राफ देके कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर वो 0 है, कहाँ पर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इन सब बात को देखते हैं। ये सेंटर है, आप एक लाइन नीचे चले जाइए और यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ करिए, बेहतर। अब आप क्या कीजिए, एक लाइन को इस पर ऐसे ड्रॉ कीजिए। नाउ दिस इज आर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए पोजिशन ऑफ आर, तो ये फंक्शन ऑफ आर शो करता हुआ ये पॉइंट कहाँ पर है, ये सेंटर पर हो गया। आप यहाँ से यहाँ तक आ जाइए बच्चे, इस पॉइंट पर आ जाइए। ये कौन सा डिस्टेंस है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि ये वाला आप देख सकते हैं दिस इज द रेडियस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या देखा कि देयर इज ए नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसे रेड कलर से ड्रॉ करें तो इसको हमने डार्क कर दिया, मतलब देयर इज ए नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, दैट इज 0। वाई एक्सिस पर नहीं है, कहाँ पर, व्हेन आर इक्वल टू, यहाँ पर आर भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक 0 है, अप टू दिस पॉइंट। उसके बाद सडनली क्या हुआ है, देयर इज अप राइज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोकन लाइन के द्वारा कि यहाँ के अंदर पर नहीं था, लेकिन बाहर में मैक्सिमम वैल्यू है, और उसके बाद ये फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। यहाँ पर कैसे आ गया, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ई इज ए मैक्सिमम, और वह मैक्सिमम वैल्यू का कितना वैल्यू आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड कैपिटल आर का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ आर इज इक्वल टू क्या ले लिया गया, आर। दिस साइड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम इस साइड आ जाए बच्चे लोग तो क्या हम देंगे, यहाँ पर भी आर इज इक्वल टू आर है, केवल राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ गए, यहाँ पर भी उतना ही आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी वही होगा। कैसा, ये ऐसा जाएगा। ऐसा का क्या मतलब सोचता है, व्हेन आर टेंड्स टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0, दैट इज द मीनिंग। और इस साइड भी क्या दे सकते हैं, व्हेन आर टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब आर इस साइड इंफिनिटी पर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0, दैट इज द मीनिंग।
अगर इसके पोटेंशियल को भी कहे ड्रॉ करना, आपको ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए। हालांकि ये पोटेंशियल के लिए मैं बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं, इसको अलग से ही क्यों इसी में करना कि भाई मैं पोटेंशियल को ड्रॉ करूं तो ऐसे कर सकता था। किस बात के लिए? पोटेंशियल विथ पोजीशंस आर। यहाँ पर मैं आर ले लेता, तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस जगह पर आर इक्वल टू आर, यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है? पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। फिर इस साइड भी आ जाते हैं बच्चे लोग, तो क्या हो जाता है? पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। मतलब जहाँ ई इक्वल टू जीरो है वहाँ भी इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात होती है। और उसके बाद क्या होता? इस साइड भी घटना स्टार्ट हो जाता और इस साइड भी घटना। कैसे घटता वो भी मैं आपको इक्वेशन से लिख देता हूँ, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ भी क्या हो जाता है? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हो गया? व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी v टेंड्स टू जीरो। यहाँ भी क्या हो जाता है? व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी v टेंड्स टू जीरो, मतलब पोटेंशियल जीरो होने लगता है। तो दोनों का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप इस साइड भी देना है हमें, यहाँ से यहाँ तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इन साइड जीरो है, और इन साइड में पोटेंशियल कांस्टेंट है। और वो पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस पॉइंट पर वैल्यू दिस पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, खुद वह चार्ज और उसकी रेडियस आर। ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाई आर। नेक्स्ट थर्ड पे भी आ जाएगा। थर्ड में क्या होता है? सॉलिड स्फीयर, और इसमें अगर चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। फॉर सॉलिड स्फीयर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मैंने आपको दे दिया। अब आइए यहाँ पर, जैसे ही कि आपने एक सॉलिड स्फीयर को ड्रॉ किया, दिस इज द सॉलिड स्फीयर नॉट सेम, लेकिन हर स्थिति में कंडक्टिंग बॉडी होने के कारण सारे चार्ज सरफेस पर आ जाएंगे। तो जब आपके सॉलिड स्फीयर हैं तो आप भी ध्यान दीजिएगा, सारे चार्ज सरफेस पर, टॉप चार्ज, नो चार्ज इनसाइड, नो चार्ज इनसाइड। ऐसा इसलिए होता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पोटेंशियल को कांस्टेंट रहना पड़ता है, इसीलिए सारे चार्ज को आउटसाइड में जाना पड़ेगा। एक बात हो गया। तो ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया? दिस इज ए वेरी सिमिलर टू सेल। तो जो सेल के लिए आपने क्वेश्चन बनाया था, आप बिल्कुल वही रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसकी रेडियस अगर आर है तो ये आपका भी रेडियस क्या हो जाएगा? आर। इसकी चार्ज अगर क्यू है तो इस पर भी क्या हो जाएगा? क्यू। और आपका कहने का मतलब हो गया कि सॉलिड स्फीयर इज सिमिलर टू सेल एनालिसिस। जो आपने सेल में एनालिसिस किया बिल्कुल वैसा ही एनालाइज कर दिया। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या एक टास्क हो जाएगा कि भाई मैंने तो सेल देख लिया, मैंने पॉइंट देख लिया, मैंने सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी देख लिया। अब एक हम लोग देखते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नीट्यूड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज on a spherical surface. बात को याद रखिएगा, दिस इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब इसकी फोकस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको फिगर देता हूँ, बहुत इजी सा फिगर है। दिस इज द चार्ज एवरीवेयर। आप इस फिगर में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूशन, अब सरफेस की बात नहीं रह गई है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी पॉइंट एंड दिस इज द रेडियस आर, ऑब्वियसली दिस इज द सेंटर। अब यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, आपको दो बात का ध्यान देखना है। नंबर वन, केस वन ले लीजिए। इस केस वन में क्या आपको लेना है? व्हेन स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, दैट इज इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, आपको स्फीयर के अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। ये बात को ध्यान में रखना है, जो बहुत आसान सी बात है। तो आपकी गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ पर आ जाएंगे एंड लेट अस सपोज दिस इज आर। इस पॉइंट पर पी पॉइंट आ गया और आप क्या कीजिएगा? पी पॉइंट के छोटे से रेडियस को फॉर्म करते हुए आप एक हॉलो, यहाँ पर आप एक स्फीयर बना लीजिए, अंदर की स्फीयर, और इसमें ये सब चार्ज लॉक हो गया। आप देख सकते हैं
तो चार्ज लॉक है आपके पास स्फीयर के अंदर में आ गया। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो भी पॉइंट का सरफेस है वहां से एक आउटवर्ड चले जाइए एंड दिस इज ड डी। तो डी हो गया, इसकी एरिया वेक्टर रेडियल वेक्टर हो गया। और जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात है तो यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया, उसकी भी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डी एंड ई आर पैरेलल टू ईच अदर। अप्लाई द गॉस लॉ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सिंपल बात है, हर बार की तरह यहां भी है, अप्लाई गॉस लॉ कर दें। अप्लाई गॉस लॉ क्या करना है, वेरी सिंपल एप्लीकेशन, ई डॉट डी एन इंटीग्रेशन सर्कुलेशन क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है आपके पास, छोड़ दीजिए डी ए, आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड देयर आफ्टर cos 0 डिग्री। व्हाट इज द क्यू इनक्लोजर। अब आपको यहां पर देखना है, या तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, या तो टोटल चार्ज दिया रहेगा। अब मैं इसकी बात को लेके चलता हूं कि लेट अस सपोज टोटल चार्ज इज क्यू। मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू है पूरे सरफेस पर, क्यू क्या है, टोटल चार्ज। लेकिन आपको चार्ज इनक्लोज तो टोटल नहीं ना हुआ, इसके अंदर का चार्ज हो गया। तो व्हाट इज द इनक्लोज चार्ज। अगर हम लोग इसको डी क्यू मान लें, जो अंदर में बंद चार्ज है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज ए रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू द इनक्लोज्ड वॉल्यूम। वो इनक्लोज्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। सो व्हाट इज ए रो हियर, दिस रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। And what about its value? This value obviously total charge divided by 4/3 pi r cube, ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये dq हमारे पास आ गया। तो क्या तय बात है कि हम लोग पूरे चार्ज को निकाल सकते थे, निकाल सकते थे ना। यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग q 4/3 pi r cube बाद में भी पुट कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, q इनक्लोजर की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज ए रो 4/3 pi r cube, बेहतरीन हो गया। ये वॉल्यूम 4/3 कैपिटल आर क्यों नहीं दिया, अरे भाई मुझे ये वाला ही सिर्फ चाहिए ना वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम चाहिए। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब चार्ज बाई वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कट गया, चार्ज इनक्लोज आ गया। यहाँ तक आ गया। नीचे में क्या लिखना है बच्चे लोग, एप्सिलॉन नॉट लिखना है। क्या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, व्हाई नॉट। 4 पाई गेटिंग कैंसिल, 4 पाई गेटिंग कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर कटता हुआ एक आर आ गया। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिंपल। सिंपल का मतलब क्या हो गया, रो r by 3 epsilon naught. So this is the magnitude of the electric field. आगे आपके पास रो क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट। आप याद रखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ए कांस्टेंट। व्हाई इट इज ए कांस्टेंट, बिकॉज टोटल चार्ज इज ए कांस्टेंट 4 पाई आर क्यू, दैट इज ए टोटल वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, ये वैल्यू। लेकिन अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो भी आपको आना चाहिए। कैसे, रो वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 सिंपली नॉट, आप यूनिट वेक्टर जरूर लगाएंगे यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कुछ लोग इसको और वेक्टर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, दैट इज सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और इस आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस से ये कट जाएगा। तब अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा वेक्टर रेडियल वेक्टर एंड 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास कई फॉर्मेट में मैं इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ, आप किसी भी फॉर्मेट में लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए या इसमें लिखिए, ऑल आर सेम। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। याद रखिएगा, व्हाट इज द पोजीशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस। हम लोग क्या लिख सकते हैं इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस। कौन सी रेडियल डिस्टेंस है, आर। किस केस के लिए, इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए नहीं है ये। मैं यहां पर इसे अंडरलाइन कर देता हूं। चलो ये आपका फॉर्मेट है। हाँ, आप रो के जगह पर क्यू के टर्म में भी आंसर लिख सकते थे, तो क्या आंसर आ जाता, आप पुट कीजिए, जरा ध्यान से देखिए, इसके जगह पर आ जाइए। रो के जगह पर आप क्या पुट कर सकते थे, क्यू 4/3 पाई आर क्यू, ये आप दे सकते थे ना, क्योंकि वहां से आप देख लीजिए क्यू 4/3 पाई आर क्यू रो की जगह पर। अब आपको क्या करना था, स्मॉल आर है, और आगे क्या करना था, एप्सिलॉन था। तो यहाँ पर हमने और इंटू 3 भी मल्टीप्लाई करना था, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू है, इससे ये वैल्यू कट गया,
अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, स्पष्ट आ गया, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक और फॉर्मेट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आर, लेकिन ये स्केलर फॉर्म में बच्चे लोग हो गया। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। मैं आपको हर बार की तरह बताता हूं, पुट ए यूनिट वेक्टर, आर छूट गया यहाँ पर, आर के बाद यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर के टर्म में लिखें तो वेक्टर बाई आर, ये कट जाएगा। तो इसको फिर ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड Q वेक्टर आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर का एक नीचे भी आर आ जाएगा, आर क्यू, और तब हमें क्या देना पड़ेगा, आर। इसकी फॉर्मेट में नहीं देने की जरूरत पड़ती है, बेस्ट क्या होगा, आप आर लिखिए और यहाँ पर यही हम फाइनल करते हैं। लेकिन एक बेस्ट फॉर्म ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड √3 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर हो गया। चलिए अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने जेई लेवल पर कई बार देखा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो आप अवश्य कहिएगा इट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं एक बार रेड कलम यहाँ पर लगा दूँ, मेरा अपना अनुभव है कि आपको इसे जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए क्या होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली होना चाहिए, तभी ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हमारा ये कहना है कि भाई उस केस के लिए क्या हम सोचे कि व्हेन आर इज ए ग्रेटर देन आर, दैट इज पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, वहां स्फीयर से बाहर की हम बात कर रहे हैं, अब अंदर की बात ही नहीं कर रहे हैं, पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। तो मतलब क्या हो गया, इसको बेहतर ढंग से समझ लो। सपोज के लीजिए आपके पास ये टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूँ और यहाँ आ जाइए। अब की बार ये क्या है, दिस इज ऑफ कोर्स रेडियस आर है। अब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, और इस पी पॉइंट से आपको गॉसियन सरफेस बनाना है, तो दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये आपके पास हो गया गॉसियन क्लोज सरफेस। आप क्या कीजिएगा, करना क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपको इसको घेर देना पड़ेगा, और ये छोटा सा एरिया डीए हो गया, डीए का डायरेक्शन क्या हो गया, आर यूनिट वेक्टर, और बाकी बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये तो यहाँ से ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपको इसके बाहर का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलेगा, ये, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, और ये रेडियल यूनिट वेक्टर, डीए भी रेडियल है, ई भी रेडियल है, बोथ है, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अप्लाई गॉस लॉ, तो आप क्या करेंगे, ई डॉट डीए। अब की बार एरिया किसका लेना है, गॉसियन आउटसाइड सरफेस का लेना है, सेल का नहीं लेना, ये कंडक्टिंग बॉडी का नहीं लेना है। आ जाइए, क्यू इनक्लोजर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, तो ये बहुत ही इजी उभरता हुआ, यहाँ पर इंटीग्रेशन सर्कुलेशन देंगे, ई 4 पाई किसका है, स्मॉल आर, कौन सी एंगल, 0 डिग्री। व्हाट इज क्यू इनक्लोजर, क्यू, एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर आर स्क्वायर। तो क्या देखा आपने, जो बहुत बेहतरीन देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप अगर इसके बाहर चले जाते हैं सेल के, अगर हम सरफेस पर आ जाए, तीसरा केस और लास्ट केस क्या हो जाएगा, व्हेन आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पर क्या था, आउटसाइड था, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑन सरफेस हो गया। मैं समझता हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे। इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, तो आप ले लीजिए, ई कितना, सब कुछ वही रह जाएगा, केवल ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर। अब आप यहाँ पर ले रहे हैं गॉसियन, इसको घेर रहे हैं, क्यू इनक्लोजर पूरा और एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द ई, ई इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर। सो दिस इज द ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब बाकी बचा सबसे मैक्सिमम क्या आया, तो सरफेस पर आया, सबसे कम कहाँ पर आ गया, इन्फिनिटी पर और सेंटर पर आ जाएगा। जब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको मैंने बताया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट नंबर, मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया बच्चे लोग कि चलिए भैया आपको ये है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये यूनिफॉर्मली है, नॉन कंडक्टिंग है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कीजिए। आप क्या कीजिएगा, करना क्या, सेंटर पर से आ जाए, इस लाइन को आप ले लीजिए, इस लाइन को नीचे तक ले जाइए, ब्रोकन लाइन है। ये लाइन को ध्यान देना चाहिए कि इसका सेंटर को कोइंसाइड कीजिए, हियर आर इज इक्वल टू 0 एंड हियर दिस साइड आर।
इस साइड भी आर ले लीजिए, दोनों तरफ हम प्लॉट कर सकते हैं। हियर इट इज ई इज द फंक्शन ऑफ आर, आर पर बदलता हुआ है। चलिए, अंदर में आपने क्या देखा था, तो आपने हमें याद दिला दिया। अंदर में मैंने आपके लिए दिया था सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कीजिए तो भी मैंने आपको यही दिया था। इसकी प्रयोग आप करते हैं तो क्या देखते हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ये पूरा के पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, आप अगर यहां तक आ जाते हैं आर इज इक्वल टू आर दैट इज ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरिएबल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट एंड लीनियर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, और ये क्या इंडिकेट करता है कि ये पूरा के पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते थे इक्वल टू के आर, जहाँ के सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन था तो डायरेक्टली, और ये कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। नेक्स्ट हमने ये भी बताया था आपको कि बाहर में ये कैसा जाता है, आपने देखा होगा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, और यहाँ पर ये सबसे मैक्सिमम में आ जाता है। वो मैक्सिमम कितना होता था, ई मैक्सिमम मैंने आपको ये भी दिया था, आपको याद होगा Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनक्लोजर चार, और यहाँ पर आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज मैक्सिमम। और ये वैलिड होगा दोनों साइड के लिए बच्चे लोग, तो आप दोनों साइड पर आ जाएंगे। मैंने तो एक, हालांकि परीक्षा में आप एक साइड भी देकर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्यों छोड़ेंगे, जब मुझे आता है तो छोड़ेंगे क्यों। तो यहाँ पर इसके लिए कैसा जाएगा, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी आ जाएगा, ये और ये डिस्टेंस। यहाँ पर ये क्या शो करता है, व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत दूर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो होता है, वो दोनों साइड शो करेगा दैट। और इसकी पोटेंशियल के लिए, तो पोटेंशियल का इक्वेशन आपको जानना पड़ेगा, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में बता दिया, उसकी इक्वेशन भी लिख दिया था और ग्राफ भी प्लॉट कर दिया था। इसलिए मैं इस चैप्टर पर पोटेंशियल का ग्राफ नहीं प्लॉट करता, पीछे देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब की बार मैं आपसे क्या पूछवा रहा हूं, मैं कहता हूं एक लीनियर लाइन लॉन्ग चार्ज डेंसिटी है, उस पर हमें कैसे निकालना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज having linear charge density, that is lambda, at a radial distance, at a given distance r। चलिए, मेरा ये डेरिवेशनल एस्पेक्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं इसको डेरिवेशनल एस्पेक्ट में डिराइव लिख सकते हैं। आइए मैं आपको इस पर इजी वे में समझा देता हूं। आप एक क्या कीजिए, लॉन्ग लाइन चार्ट लीजिए, दिस इज द लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, नीचे भी इंफिनिटी है और ये ऊपर का भी लाइन शो करता है, तो दोनों तरफ ये लॉन्ग है, और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप एक पॉइंट ले लीजिए, दिस इज द पॉइंट P, हेयर एट ए डिस्टेंस कितना लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R, तो मैंने क्या दिया, P is a point where field is required. Electric field is required. इसमें कतई दो डाउट नहीं है कि मैं इसमें बेहतर ढंग से आपको समझा रहा हूं। अब आप क्या कीजिएगा, करना क्या है भाई, आप यहां पर थोड़ा सा इस साइड चले जाइए और थोड़ा सा इस साइड चले जाइए। अब आप इस लाइन चार्ट को सिलिंड्रिकली गॉसियन सरफेस बनाइए। इस गॉसियन सरफेस का नाम आप देखिएगा, गॉसियन सरफेस और लाइन चार्ट इज सिलेंडर। तो इस सिलेंडर से हो गया। अब इस सिलेंडर को ध्यान में रखते हुए हम सरफेस को खींचे तो कैसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। इसको भी हम नीचे ले गए तो कैसे खींच सकते हैं, ऐसे। और इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा, दिस इज द क्लोज्ड। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड। तो ये गॉसियन क्लोज सरफेस हो गया। लाइन चार्ट के लिए गॉसियन सरफेस का नेचर क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप। और पॉइंट को कहां पर लेना, इस पॉइंट पर। चलिए इसको लेंथ को आप एक सिलेंडर है तो इसकी लेंथ भी ले लीजिए। लेट अस सपोज स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। इसमें और क्या देना है, आर। आर के बारे में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस कह सकते हैं, वेयर फील्ड इज रिक्वायर्ड।
ई का मतलब फील्ड इज रिक्वायर्ड, जहां पर आपको ई निकाले जाना है। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत ईजी हो गया, मतलब यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। तो भैया इसको बंद कर दिए हम लोग सरफेस को, टॉप एंड बॉटम को, और ये कर्व सरफेस हो गया। इस सरफेस को क्या कहेंगे? इमेजिनरी कर्व सरफेस, इमेजिनरी कर्व्ड। और इसको नीचे वाले को क्या कहेंगे? फ्लैट सरफेस हो गया। ऊपर वाले को भी क्या कहेंगे? टॉप फ्लैट। नीचे वाले को क्या कहेंगे? बॉटम फ्लैट। एंड थ्रू आउट इट। आइए गॉस लॉ लगाते हैं, इजीली बन जाएगा। गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, क्या नियम देंगे? ई डॉट डी ए इनक्लोजर्स, ठीक है। और इसके लिए आगे क्या देंगे? जो फॉर्मूला है क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट। आइए ई इनक्लोजर यहाँ पर दो चीज के लिए देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये टोटल देना है। तो ई डॉट डी ए ये किसके लिए आप देंगे? कर्व सरफेस के लिए, यहाँ पर आपको लिख देंगे। प्लस एक आप देंगे ई डॉट डी ए किसके लिए देंगे? टॉप सरफेस के लिए देंगे, फ्लैट टॉप। एक और सरफेस आपके पास आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? थर्ड सरफेस ई डॉट डी ए, ये किसके लिए आप देंगे? बॉटम फ्लैट के लिए। अब सब मिला के क्या होना है? दैट इज ऑल्सो गिवन क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन। चलिए अब आप एक एक करके आए। नाउ व्हाट इज द ई डी ए? किसके लिए? कर्व के लिए। ई को रहने दीजिए, डी ए इसका कौन सा लीजिएगा? आप आ जाइए यहाँ पर, स्मॉल लेना, सिलेंडर पर का एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, इस एरिया का। इसका वैल्यू किस साइड जाएगा? डी ए की साइड जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या आ जाएगा? आर यूनिट वेक्टर, दोनों पैरेलल। आप पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन के ठीक परपेंडिकुलर और सरफेस पर, कर्व सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और दोनों का यूनिट वेक्टर आर है। यह आर क्या शो करता है? दिस विल यूनिट रेडियल वेक्टर, यूनिट रेडियल वेक्टर। चलिए अब आपके पास क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए पे ई डी ए मैं यहाँ पर आपको बता दूं, और इसमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन है। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या लीजिएगा? कर्व सरफेस के लिए आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। 2 पाई आर सर्क्यूमफरेंस हो जाएगा, और एल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कर्व सरफेस हो जाएगा। तो 2 पाई आर इंटू एल, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, कर्व सरफेस का डी हो गया। और दोनों के बीच की एंगल क्या है? ऑब्वियसली cos 0 डिग्री है। यहाँ पर आ जाएगा, जब आप इसकी वैल्यू लेते हैं तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? आप देखिए ना, इसकी एरिया वेक्टर किधर गया है? इस साइड गया है। दिस इज द डी ए। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। किसके लिए? फ्लैट सरफेस के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं, फ्लैट सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। फ्लैट सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 90 और डॉट प्रोडक्ट में 90 का वैल्यू तो 0 हो जाता है, इसलिए इसकी कोई महत्व ही नहीं रह गया। नेक्स्ट आ जाइए, इसके लिए आ जाइए। इसमें भी थीटा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर आ जाइए, जब आप एरिया वेक्टर घेर के नीचे लेते हैं तो दिस इज द एरिया वेक्टर। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? या देखिए दोनों के बीच में थीटा क्या है? दिस इज अगेन 90 डिग्री। तो कर्व में ही थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कर्व सर्वाइव करता है और दोनों फ्लैट 0 हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों फ्लैट की जगह पर 0 दिख दिया। अब यहाँ पर आ जाता है क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी देंगे क्यू इनक्लोजर बाई। व्हाट इज द क्यू इनक्लोजर? ये भी एक टफ टास्क है। क्या टफ टास्क है? कि भाई इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ है और इसका लेंथ एल है, तो व्हाट इज क्यू? चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? तो दैट इज ए लैम्डा इंटू एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एल। तो आपके पास आ जाइए, यहाँ पर क्यू इनक्लोजर क्या हो गया? वेरी सिंपल, लैम्डा इंटू एल, और दूसरा क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? मैं समझता हूँ, इजीली समझ सकते हैं। ये एल से एल कैंसिल हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या हो गया? लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है, और लिखना चाहिए लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप क्या कीजिएगा? रेडियल यूनिट वेक्टर। सो दिस शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपकी खासियत क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ द लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, तो आप क्या समझते हैं? जैसे ही अगर आर की वैल्यू को नज़दीक आते जाएंगे
आर का वैल्यू कमता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, व्हेन आर टेंड्स टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन आर टेंड्स टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो। और इसके रिप्रेजेंटेशन को और इसकी वेरिएशंस को क्या कहते हैं? दिस इज अ हाइपरबॉलिक वेरिएशन, हाइपरबॉलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक है इसका नाम। कौन सी वेरिएशंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक विथ रेडियल डिस्टेंस आर, रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर। यहीं से समझ में आता है कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसकी ग्राफ्स के द्वारा मैं समझाता हूं। नेक्स्ट, यस, थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज इंफिनिटी, दिस इज द लैम्डा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना कह रहा है। आप कैसे कीजिएगा? लाइन के नीचे एक लाइन ले जाइए और आप यहाँ पर आराम से कैपिटल ई दीजिए और दोनों साइड रेडिया दे दीजिए, दिस आर एंड हियर इट इज द आर। दोनों में इधर कौन सा आर हो गया? नेगेटिव ले लीजिए, उस आर को पॉजिटिव है तो वेक्टर के फॉर्मेट में ड्रॉ कीजिए। अब आपने क्या देखा था कि E इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केलर। इसका मतलब आर के साथ साथ क्या होता जाएगा? जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इस साइड चला जाएगा। मतलब क्या हो गया? आप देख सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाइपरबॉलिक वेरिएशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक। इसको कैसे लिखना चाहिए? अब इस साइड आ जाइए, माइनस में क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? अगर आर का वैल्यू माइनस पुट करते हैं, इसका मतलब ई माइनस हो जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा और इस क्वाड्रेंट में आप आ जाइए। क्या शो करता है? दिस ई इज द निगेटिव। यहाँ पर ई कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये आर क्या हो गया? आपके पास निगेटिव। तो दोनों क्वाड्रेंट में आप शो कर सकते हैं। क्या खासियत शो करता है? जब आर का वैल्यू जीरो होने लगता है तो ई टेंड्स टू इंफिनिटी, और जब आर का वैल्यू इंफिनिटी होने लगता है, टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? टेंड्स टू। नेक्स्ट, आपके पास अब क्या दे सकता है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग cylindrical charge with volume charge density rho। मतलब क्या कहता है? अब आपको एक मौका देता है कि देखिए एक सिलेंडर है बच्चे को, अब सिलेंडर है तो इसको सरेंडर कर दिए। इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो ये कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। इस सिलेंडर को आप पहचानिए और इसके नाम से आप परिचित हो जाइए। दिस इज कॉल्ड नॉन कंडक्टिंग। क्यों नॉन कंडक्टिंग आ गया? क्योंकि सारे बॉडीज पर चार्ज फैला हुआ। अगर कंडक्टर रहता तो आउटसाइड आ जाता। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली है, लेकिन यहाँ पर है एक, इसमें छूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। न्यूमेरिकल में आपको मैं नॉन यूनिफॉर्मली का भी क्वेश्चन बनाऊंगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक चीज दिया हुआ, क्या वैल्यू दिया हुआ? रो। व्हाट इज ए रो? दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेहतरीन हो गया। हाँ, इसके बारे में ये जरूर कहता है कि दिस इज ए लॉन्ग सिलेंडर। याद रखिएगा, दिस इज ए लॉन्ग, मतलब ये इस साइड भी काफ़ी फैला हुआ और नीचे में भी काफ़ी फैला हुआ। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग सिलेंडर। यहाँ तक का कोई डाउट नहीं है। अब लेट अस कंसीडर इट्स रेडियस इज, मैंने यहाँ पर इसकी रेडियस को कैपिटल आर दे दिया। तो लेट अस सपोज दिस इज द रेडियस। तो चलिए मैं आता हूँ यहाँ पर, व्हाट इज आर? ऑब्वियसली the radius of cylinder, लेंथ की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि इट इज टू लॉन्ग है, तो लेंथ को छोड़ दीजिए। अब आपसे क्या पूछ सकता है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? लेट अस कंसीडर ए स्मॉल आर। आपको ये दूरी पर ध्यान दीजिएगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी पॉइंट। तो पहला आपके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इसको कर दिए, निकालना है बेहतरीन। कहां पर? इनसाइड। कहां पर इनसाइड? द सिलेंडर।
अगर सिलेंडर के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ऑब्वियसली आर क्या हो जाएगा, लेस देन आर, मतलब स्मॉल आर जो देख रहे हैं लेस देन आर हो जाएगा। अब स्मॉल आर के लिए आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, यहाँ पर आइए एजम्पशंस को ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन एजम्पशंस है। क्या एजम्पशंस है भैया, कहता है कि लॉन्ग सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग सिलेंडर इज सिमिलर टू लाइन चार्ज। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये जब भी होगा तो लाइन चार्ज हो जाएगा, और लाइन चार्ज में यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया हुआ आर है, तो आर डिस्टेंस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप लिख दीजिए लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, दैट इज ए पॉसिबल। आप लिखिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ किसका है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, आप इसको मत भूलिएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का, और आर क्या, रेडियल डिस्टेंस, और अंदर में आप ले रहे हैं इससे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपका सही हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में तो ये नहीं दिया हुआ था, आपको क्या दिया हुआ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कैसे देख सकते, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट लेंथ कर दीजिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ कर दीजिए, आपने इसमें कोई दिक्कत नहीं किया। अब आप एक काम कीजिए कि टोटल चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, उस वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है ना, और हमको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है, तो एरिया किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिलेंडर से, ठीक है। आपने ए इसको मल्टीप्लाई किया तो ए सिलेंडर से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों से मल्टीप्लाई किया है, ए सिलेंडर ऊपर ए सिलेंडर नीचे, चार्ज पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, और नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आइए अब आपका काम आसान हम कर देते हैं, ई, आइए ध्यान से देखिए, चार्ज और लेंथ और सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू सिलेंडर वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गया रो। सिलेंडर किसका, सिलेंडर जो लॉकिंग सिलेंडर है उसकी ना बात कर रहे हैं, तो ये लॉकिंग सिलेंडर कितना हो जाएगा, आप यहां पर आ जाएंगे, हम किस किस सिलेंडर की बात करेंगे, जो इसके अंदर लॉक होगा उसी की बात करेंगे। तो लॉकिंग वॉल्यूम, लॉकिंग वॉल्यूम के क्या लेना पड़ेगा बच्चे लोग, यहाँ पर इस ए के जगह पर क्या लेंगे, आप वहां से चले जाइए, तो दिस इज पाई, वॉल्यूम का एरिया है, ठीक है, इसकी टॉप का एरिया लेना है, तो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक बार मन में डाउट हो गया, इसलिए आपको भी समझा दें कि भैया मुझे एरिया लेना है सिलेंडर का, किसका, पूरा का थोड़ी लेना है। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, चार्ज, कौन सा चार्ज लेना है, इसमें लॉकिंग चार्ज लेना है ना, ये वाला चार्ज को बढ़िया से समझ लीजिए, ये कौन सा चार्ज है, लॉकिंग चार्ज। लॉकिंग चार्ज तो इसी के अंदर ना हुआ, इसका आपको लेना है वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम के लिए मैंने क्या किया, लेंथ किसका लिया, ये लेंथ लिया। देखिए मैं इसकी वॉल्यूम कर रहा हूँ, इसकी अंदर की चार्ज, तो ये लेंथ हो गया और उसकी रेडियस आर हो गया। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कर दें, एरिया सिलेंडर से मल्टीप्लाई किया इसकी, ये बड़ा लॉकिंग का, तो उसी से डिवाइड भी कर दिए, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो हो गया, किसका, जितना पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ, किस भी एरिया लेना है तो ये लेना पाई आर स्क्वायर। इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, मुझे कुछ और भी कट मिलता है कटने का, ये भी कट गया, और आपका फाइनल आंसर आ गया, व्हाट इज द ई, रो आर 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस फॉर्मेट में बच्चे लोग, स्केलर में है, लेकिन अगर आपने वेक्टर में ठान रखा है तो आप क्या दीजिएगा, रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा स्फीयर में आपने क्या लिखा था, रो एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, और सिलेंडर में क्या हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं समझता हूँ जेई लेवल के लिए बहुत बड़ा आपके पास है कि किसी दिए गए सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर आउटर पूछ लें तो आउटर में भी मैं इसी की हेल्प लूंगा। आइए आउटर अगर आप लेते हैं तो क्या कीजिएगा, नेक्स्ट है लास्ट लाइन पर, व्हेन आर इज ए ग्रेटर देन आर। मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूंगा, आसानी से आपको समझा दूंगा। अब आपके पास क्या है, आप यहां पर आ जाइए इस जगह पर, और इसे सिलेंडर का बना के घेर दीजिए। अब आपके पास देख रहे हैं पूरे के पूरे चार्ज आपका लॉक हो रहा है, एरिया यहां तक का इफेक्टिव हो गया। चार्ज निकालने के लिए गॉसियन सरफेस तो यहां तक का वैलिड हो गया। अब आइए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर। आर कौन सा बच्चे लोग, ये आर की बात कर, विच इज ग्रेटर देन आर।
इस सिलेंडर के रेडियस से ज़्यादा है, क्योंकि मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ। आइए अब आप क्या कीजिएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ कितना ले लीजिएगा, ये जो नया सिलेंडर है इसको लेंथ ले लीजिए। तो लेंथ कितना हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसमें चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो फॉर्मूला हो गया। एरिया किसका, सिलेंडर की वॉल्यूम का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसे किससे गुणा करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर से। ठीक हो गया। मैंने किसकी एरिया की बात की, आप स्पष्ट समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने इसके टॉप सरफेस की बात किया, तो किसका एरिया लेना है भैया, आपको चार्ज जिस पर लॉक होगा उसी का ना। तो ये लॉक के लिए हमको आर थोड़ी लेना, हमको कौन सा रेडियस लेना, कैपिटल आर, इसी में ना चार्ज लॉक है। तो मैंने इसकी सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, मेकअप करने के लिए पाई स्क्वायर, नीचे कितना दिखना पड़ेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आइए तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, यहाँ पर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओवरऑल आपने इसमें क्या देखा, देखने के लिए क्या है, सिंपल तो बात है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्यों बच्चे को, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इज ऑल टाइम कांस्टेंट, टॉप सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करूं तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं। आइए बच्चे मेरे साथ आप फॉलो कीजिए। मैंने आपको क्या कहा कि भैया आप हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दो इसका, आप आराम से बता दोगे, कैसे बता दोगे, यहाँ तक आ जाओ, आप नीचे लाइन पर चले जाओ, इस साइड चले जाओ। ये क्या हो गया, व्हेन आर इज लेस देन इक्वल टू आर, यहाँ तक के लिए। अभी आप आर पर टच लेस देन ही आर रखिए, इन साइड ही रखिए। तो यहाँ से यहाँ तक में आपके पास कौन सा इक्वेशन है, इसके लिए इन साइड के लिए क्या है, व्हेन आर लेस देन आर के लिए मैंने डिराइव किया था एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिया था। इसका मतलब क्या हो गया था, इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से यहाँ तक आई स्ट्रेट लाइन, इज डायरेक्ट, जैसे कि स्फीयर में हुआ था। और उसके बाद क्या हो जाता है बच्चे लोग, तो आपने देखा होगा कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहाँ पर, मैं वहाँ पर देखिए। तो ये कैसा चला जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये दोनों तरफ बच्चे वैलिड है, मतलब इस साइड भी और इस साइड। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ये आर है इस साइड, इस साइड, मतलब क्या हो गया, कुल मिला के इसको क्या कहा जा सकता है, देयर इज ए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और बाहर में क्या आ जाएगा, व्हेन आर लेस देन आर, एंड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कब हो जाएगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। नेक्स्ट, अब हमारे पास निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field due to uniformly distributed large seat charge। यहाँ वर्ड यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड को अंडरलाइन करना है, लार्ज सीट चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। जब भी सिग्मा देंगे तो सरफेस का, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो देते हैं। चलिए आपको यहाँ पर क्या बता दें, आंसर में आ जाइए कि भैया मैंने एक लॉन्ग सीट ले लिया, आप भी देख सकते हैं, वेरी वेरी लार्ज साइज है। और यहाँ पर आपको कोई एक सरफेस, इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इस प्लेट पर लगा दीजिए। लेकिन दिस इज अ थिन सीट है, आप ध्यान रखिएगा, और ये काफ़ी बड़ा भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि एक छोटे से पोर्शंस को राउंड अप ले लीजिए, इस पोर्शन, और इसी पोर्शंस का एक सिलेंडर बना देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे सिलेंडर के लिए, गॉसियन सरफेस का मैंने बना दिया। सीट चार्ज के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक पोर्शन फॉर सीट चार्ज, गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर, गॉसियन सरफेस ई ये सिलेंडर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब आप अगर सिलेंडर है तो इसको टॉप सरफेस को बंद कीजिए, बॉटम को बंद कीजिए, और इसे कर्व लिखिए, इसको फ्लैट लिखिए। फ्लैट में कौन, बॉटम, जैसा मैं पिछले में भी एक दिया था।
ये टॉप लिखिए, फ्लैट लिखिए, और फ्लैट में भी कौन है, टॉप, और ये कर्व पोर्शंस हो गए। चलिए अब अगर बात किया जाए कुछ कुछ पोर्शंस का, तो इसकी एरिया में कौन सा वेक्टर आ जाएगा, अगर इसकी एरिया लेते हैं, इसकी एरिया वेक्टर डी ए आ जाएगा, और ये रेडियल डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस नीचे के लिए भी है और एक ऊपर के लिए भी है। लेकिन अगर इस दिशा में एरिया वेक्टर है कर्व सरफेस का, तो ये एंगल कितना बनता हुआ, 90 डिग्री। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं और ये हम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो गॉस लॉ के मुताबिक क्या आएगा, क्यू इनक्लोजर बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितना एरिया इन्वॉल्व है, 3 एरिया इन्वॉल्व है। एक कर्व, तो हम लोग कौन कौन देंगे, ई डी ए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर किसके लिए, कर्व के लिए हो गया बेहतर। उसके बाद क्या देंगे, ई डॉट डी ए घेर देंगे, सर्कुलेशन देंगे किसके लिए, टॉप फ्लैट के लिए। एक और भी देंगे, वो क्या देंगे, ई डॉट डी ए घेर देंगे, सर्कुलेशन कर देंगे किसके लिए, टॉप बॉटम के लिए देंगे, बॉटम फ्लैट। ठीक, उसके बाद क्या देंगे, क्यू इनक्लोजर, कितना चार्ज इनक्लोज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और लेट अस सपोज दिस एरिया इज ए, मैं इसकी एरिया को क्या मान लिया, ए, तो हमने क्या मान लिया, ए इज द एरिया ऑफ ए फ्लैट सरफेस, ए क्या माना, एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। तो भाई जो मैंने सिलेंडर में घेरा था, तो उसके अंदर चार्ज लॉक कितना हो जाएगा सिलेंडर में, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, तो आपके पास हो जाएगा चार्ज इनक्लोजर में सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना चार्ज बंद है इसके अंदर, सिलेंडर का ये जो टॉप सरफेस है उसके अंदर बंद है, ए डिवाइडेड बाई क्या है, एप्सिलॉन। दिस इज आंसर। नाउ यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान देंगे। कर्व सरफेस में आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल क्या है, डी ए इधर जा रहा है और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा बेहतर। इस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऊपर का एरिया वेक्टर किधर है बच्चे को, इसकी एरिया वेक्टर टॉप में ही है, ये दोनों पैरेलल है। इसकी भी एरिया वेक्टर क्या है, इसकी छोटा सा पोर्शन को ले लें, तो दिस इज द एरिया वेक्टर, यहाँ ये दोनों भी पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो गया, और इस केस के लिए डॉट प्रोडक्ट का थीटा क्या हो, 0 डिग्री। अब आए, बहुत आसान है, ये तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री और डॉट प्रोडक्ट है, इस पे आ जाइए, ई व्हाट इज द डी ए, दोनों के बीच की एंगल क्या है, cos 0 डिग्री। यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दोनों का एरिया क्या है, ए है, दोनों के बीच की एंगल क्या है, cos 0 डिग्री, और यहाँ क्या है, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या हो जाएगा, 2e ए इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कटता हुआ, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये मैंने किसके फॉर्मेट में दिया बच्चे लोग, स्केलर क्वांटिटी में। अगर मैं वेक्टर में दूं तो क्या हो जाएगा, बस केवल आप एक नॉर्मल का जोड़ दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, आप ये बात कर लीजिए, पहले सोच लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर एन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, आप देख सकते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, एन यूनिट वेक्टर, जहाँ एन यूनिट वेक्टर, एन की वैल्यू क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चे को, परपेंडिकुलर टू फ्लैट एंड बॉटम सरफेस, फ्लैट एंड बॉटम सरफेस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लैट पर भी और बॉटम सर, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्टेंस से नहीं डिपेंड करता है, इसके लेंथ से नहीं डिपेंड करता है, तो आप लिख सकते हैं ई इज यूनिफॉर्म। लेकिन इस बात को मान के चला जाता है कि नियर द प्लेट है, ये कहां तक यूनिफॉर्म है, नियर द प्लेट। क्यों, क्योंकि जब आप बहुत दूर चले जाइएगा और वहां से प्लेट को देखिएगा तो वो पॉइंट साइज हो जाएगा, प्लेट पॉइंट हो जाएगा और उसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो इस बात को मान के चलिएगा कि भाई किसी भी दिए गए प्लेट के सामने, जैसे मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और यहाँ पर कोई चार्ज क्यू नॉट है, बताइए इस पर फोर्स कितना लगेगा, आप क्या देंगे फोर्स, भाई फोर्स कितना लगेगा, इसका सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू नॉट आ जाएगा।
क्या इस बात को समझे? एक मैंने न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया। मैंने क्या न्यूमेरिकल बनाया कि अगर सीट चार्ज के कारण कोई नज़दीक में दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर एक फोर्स लगेगा। वह फोर्स कितना लगेगा? वह चार्ज अवेलेबल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने क्या देखा? सिग्मा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी उसको मैं डेरिवेशनल रिस्पेक्ट में नहीं लेता हूँ, यहीं पर आते हैं। न्यूमेरिकल में काफ़ी कुछ इसके लिए कराऊंगा। लास्ट एक और डेरिवेशन है छोटा है, मैं उसे भी देख लेता हूँ। नेक्स्ट, अब बच्चे लोग आता है आपके पास फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट टाइम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ठीक कंडक्टिंग, THIC के ठीक मोटा हो गया कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग भी और ठीक भी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये दिया। आप क्या कीजिएगा, आप कोई भी वैसा बॉडी ले लीजिए जो ठीक है। आप मान लीजिए मैंने एक स्फीयर को ले लिया और लेट अस सपोज इट इज ठीक। ऑब्वियसली स्फीयर है तो ठीक तो है ही। आ जाइए, सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। आप क्या कीजिएगा, एक गॉसियन सरफेस लीजिए और वो बेशक सिलेंड्रिकल लीजिए। क्या लीजिएगा? यहाँ देखिए, मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया और ये सिलेंडर लिया जैसा कि मैंने सीट चार्ज में, इसे बंद कर दिया और इसे बंद कर दिया। लेट अस सपोज दिस सरफेस फ्लैट सरफेस, इसकी जो आ जाएगा चार्ज का वो मैं कितना ले लूँ? एरिया ए ले लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एरिया ए। चूँकि ये लॉन्ग है तो ये बड़ा चार्ज का ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका कर्व को छोड़ दीजिएगा तो इसको भी हम ए ले सकते हैं। तो अगर टॉप की एरिया ए है तो बॉटम की एरिया भी ए हो जाएगा और इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड चला जाएगा। तो दिस इज द एरिया वेक्टर नॉर्मल। ए ले लीजिए, नॉर्मल दे दीजिएगा। इधर भी क्या हो जाएगा? एरिया हो गया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। और यहाँ पर क्लोजिंग चार्ज के लिए बात हो गया। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड बात चर्चा करते हैं। भाई यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कंडक्टिंग बॉडी से अवे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इसका भी क्या हो जाएगा? यूनिट नॉर्मल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ई देख सकते हैं। लेकिन अगर इस सरफेस पर आइए तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ से ऊपर जाता है। और फ्लैट सरफेस की बात कीजिए तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों इधर जा रहा है और यहाँ पर फ्लैट सरफेस कर्व कर ले लेंगे तो यहाँ पर इसकी DA हो जाएगा। DA और E के बीच में कितना एंगल बनता है? तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनता है। मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो कैसे करूँगा? E डॉट DA टॉप। अगर इसकी बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा बॉटम के लिए। मैंने जीरो पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है। हो गया। कर्व सरफेस के लिए भी क्या दे देंगे? जीरो। किसके लिए? कर्व के लिए। क्यों जीरो है कर्व के लिए? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, ई और ए के बीच की एंगल 90 डिग्री, वो भी जीरो हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द क्यू इन क्लोजर? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अब आप इसकी बात कीजिए, ई DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए हो जाएगा, दोनों के बीच की एंगल cos 0 डिग्री है। यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा, ए हो जाएगा और इसे एप्सिलॉन नॉट से भी डिवाइड करना है। एप्सिलॉन ए से ए कटेगा, cos 0 हो जाएगा, तब ये क्या हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने शेयर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिक कंडक्टिंग बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वो फ्लैट सरफेस की ओर इंगित करता है तो। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जहाँ n क्या है बच्चे लोग? तो दिस इज n इक्वल टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये सीट चार्ज का डबल भी, आप ध्यान से देखिएगा कि दिस इज ए डबल ऑफ द सीट चार्ज। कहिएगा ये डबल कॉन्सेप्ट कैसा आ गया? मैं इसको आपको समझाता हूँ। एक बार थोड़ा और से ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन में आप बेहतर ढंग से समझिए। आइए, ये आपके पास एक थिक सीट चार्ज है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सॉरी इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा। आप किसी कारण से यहाँ पर आप इसको ले लीजिए तो ये थीन सीट हो गया। देखिए तो ये क्या हो गया बच्चे लोग? छोटा सा पोर्शन सीट, थीन सीट। अगर ये साइज बड़ा है तो ये थीन सीट के समान ट्रीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड सीट का नीचे भी जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब एक यहाँ पर सीट चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना जाएगा? इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना जाएगा? इधर जाएगा। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ जाने के क्रम में देखिए, ये इधर गया था, ये इधर गया था,
इसके क्रम में ये नीचे गया और ये इधर गया। अब आ जाइए, व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉप पर कितना हो जाएगा, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल यू। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों आप बता रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट, अगर दोनों को जोड़ेंगे हाफ एंड हाफ तो वन फुल हो जाएगा, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जी, क्योंकि एक इस साइड है एक इस साइड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी, थिक कंडक्टिंग बॉडी, देयर इज ए नो इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटवर्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी आउटवर्ड कितना हो जाएगा, अगर इस साइड ले तो भी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, अगर इस साइड भी ले तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा फोर्स लगता है दोनों चार्जों के बीच में, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस। अब बारी आता है हम लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इन सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। मैं उसको अगले वीडियो पर डाल देता हूं, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से गॉस लॉ का डेरिवेशनल एस्पेक्ट्स करा दिया, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स करा दिया। अब आपको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के लिए अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी पर। नोट्स बनाने में कतई नहीं चूकिए, हाँ, बोर्ड लेवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब आऊँगा तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स का रहेगा, बोर्ड लेवल भी रहेगा, और जेई का एडवांस और नीट के भी लेवल पर रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय।